चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या है, क्या किस लिए दिया गया, किस लिए बनाया गया होगा? किसी न किसी पर्पज से ही तो बनाया जाता है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर वेक्टर के डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए बनाया गया। वेक्टर में हम लोग जानते हैं दो चीज़ होता है, कौन कौन? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, है ना। तो वेक्टर के डायरेक्शन को बताने के लिए क्या बनाया गया? यूनिट वेक्टर, है ना। तो यूनिट वेक्टर किसको कहेंगे ये तो पहले हम लोग देख लेते हैं, है ना, उसके बाद इसको समझते हैं। यूनिट वेक्टर लिख लो, द वेक्टर whose magnitude is 1 is known as यूनिट वेक्टर, is known as यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर किस लिए बनाया गया है? वेक्टर के डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए। जैसे मान लो कोई वेक्टर ए है, तो इस ए वेक्टर में दो चीज़ है ना, क्या क्या है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो अगर ए वेक्टर को डबल वर्टिकल लाइन में ऐसे रख देते हैं तो ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा। क्या रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नीट्यूड। और अगर हम कैप से मल्टीप्लाई कर दें तो ये डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है? डायरेक्शन को। तो अगर किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बनाना है तो उस वेक्टर में उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है, तो बन जाएगा यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर क्या है? वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। जैसे इसका अगर मॉड करोगे ना यहाँ से, तो इसका भी मॉड हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? क्या कह रहे हैं सुनो इधर। जैसे देखो मॉड को रिप्रेजेंट करना होगा ना, तो उसको डबल वर्टिकल लाइन ऐसा रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इधर डबल वर्टिकल लाइन लेफ्ट साइड अगर गिराओगे तो राइट साइड भी तो ऐसे ही डबल वर्टिकल लाइन लिखना पड़ेगा ना, और फिर ये हो गया कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है उसका नाम यूनिट वेक्टर है, और इसको कैप लगा कर के इंडिकेट किया जाता है। और इसको यूज़ किस लिए किया जाता है? तो इसका यूज होता है वेक्टर के डायरेक्शन को बताने के लिए। लिख लो, इट इज यूज टू इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। क्लियर है ना। जैसे मान लो बी वेक्टर है, इसमें दो चीज़ है ना, एक तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और इसका डायरेक्शन है। बी कैप लगा देंगे तो बी वेक्टर का डायरेक्शन इंडिकेट करने लगेगा। तो किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो उस वेक्टर में उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है। अब कुछ खास डायरेक्शन को बताने के लिए भी यूनिट वेक्टर बनाया गया है, जिसे रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर के नाम से जानते हैं, है ना। तो लिखो आगे, रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर, रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर। रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर या फिर इसे कहते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, या फिर कार्टेशियन यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं। कार्टेशियन यूनिट वेक्टर, है ना।
जैसे रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आप जानते हो ना, 3 होता है। कौन कौन होता है? एक्स वाई और जेड, एक्स वाई एंड जेड। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को भी इंडिकेट करने के लिए कुछ यूनिट वेक्टर बनाए गए हैं, है ना, जिसे कार्टेशियन यूनिट वेक्टर या ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर या फिर क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर के नाम से जानते हैं। और अभी हम लोग क्या पढ़ लिए कि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर में उस वेक्टर के मॉड से क्या कर देना है? डिवाइड। उस वेक्टर में उस वेक्टर के मॉड से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे कार्टेशियन की बात करें हम, जैसे ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गए और इधर हो गया जेड एक्सिस, ठीक है। अब एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट वेक्टर बनाया गया है उसको कहते हैं आई कैप। कौन सा कैप? आई कैप। आई कैप अगर लगाते हैं तो वह कौन सा एक्सिस को इंडिकेट करेगा? एक्स एक्सिस को इंडिकेट करेगा। अगर हम जे कैप लिखते हैं तो ये वाई एक्सिस को इंडिकेट करेगा, और अगर हम के कैप लिखते हैं तो वह जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। आई बात समझ में? एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा आई कैप, वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा जे कैप और जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा के कैप। क्लियर है ना? अब जैसे मान लो आई कैप या जे कैप या के कैप कैसे डिफाइंड किया गया होगा, थोड़ा सोचो इसके बारे में। जैसे मान लो एक्स एक्सिस हम बता रहे हैं, तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए कौन सा वेक्टर दिया गया है? आई कैप। इसका मतलब मान लो इधर वेक्टर ए है, इसका भी यूनिट वेक्टर क्या होता है? डायरेक्शन इंडिकेट करने के लिए यूज होता है। जैसे मान लो ए वेक्टर का डायरेक्शन भी एक्स एक्सिस है और इधर बी वेक्टर दे रहे हैं, इसका भी डायरेक्शन मान लो एक्स एक्सिस है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। अच्छा ये बताओ, अगर हम ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे बताओ? ए वेक्टर बाय ए वेक्टर का मॉड होगा ना, आ रही बात समझ में? और इसका जो डायरेक्शन है उसके लिए खास यूनिट वेक्टर बनाया गया है। कौन? आई कैप। मतलब ये जो यूनिट वेक्टर है एक्चुअली में आई कैप है। तो आई कैप कैसे मिला? ए वेक्टर बाय ए वेक्टर के मॉड से। क्लियर ना? जिस वेक्टर का डायरेक्शन मान लो एक्स एक्सिस में होगा उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? आई कैप। जैसे मान लो हमें बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बताना है तो डायरेक्टली हम ऐसे लिखेंगे आई कैप, क्योंकि ये भी डायरेक्टेड किस डायरेक्शन में है? एक्स एक्सिस में। कैसे लिखोगे? बी वेक्टर बाय बी वेक्टर का, है ना? इसका मतलब यहाँ से एक पॉइंट और भी हमें समझ में आ रहा है कि अगर दोनों वेक्टर का डायरेक्शन अगर सेम है मतलब यूनिट वेक्टर सेम हो जाएगा। ये दोनों इक्वेशन से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे ये बताओ? तो फ्रॉम 1 एंड 2 से अगर हम बात करें तो दोनों सेम हो गया, मतलब ए वेक्टर बाय ए वेक्टर का मॉड लिखोगे और इधर हो गया बी वेक्टर बाय बी वेक्टर का मॉड, यही ना? क्लियर है? तो अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन कहीं सेम हो जाए तो याद रखना है दोनों का यूनिट वेक्टर सेम हो जाएगा। और यूनिट वेक्टर किसी वेक्टर का कैसे निकालते हैं? उस वेक्टर बाय उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। क्लियर है? चलो, तो कितने रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर हैं? 3 हैं। कौन कौन? आई कैप किसको इंडिकेट करता है? एक्स एक्सिस को। जे कैप किसको इंडिकेट करता है? वाई एक्सिस को। और के कैप ये किसको इंडिकेट करता है? जेड एक्सिस को। अच्छा ये बताओ तो माइनस एक्स एक्सिस किसको इंडिकेट करेगा? माइनस एक्स एक्सिस को इंडिकेट करने के लिए यूनिट वेक्टर क्या लगाओगे? इसका नेगेटिव लगा देना, माइनस आई कैप। माइनस वाई एक्सिस को इंडिकेट करने के लिए कौन बताएगा? माइनस जे कैप। माइनस जेड एक्सिस को कौन इंडिकेट करेगा? माइनस के कैप। यही ना?
मतलब x पॉजिटिव मालूम है आई कैप से, तो नेगेटिव x को इंडिकेट करेगा कौन? माइनस आई कैप। y एक्सिस अगर j कैप है तो नेगेटिव y एक्सिस क्या होगा? माइनस j कैप। पॉजिटिव में z एक्सिस k कैप से है तो नेगेटिव में z एक्सिस किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? माइनस k कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? आई बात समझ में? तो ये यूनिट वेक्टर जो बनाया गया है वह डायरेक्शन इंडिकेट करने के लिए बताया गया है, और इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वह 1 होता है। आई बात समझ में? किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर में उस वेक्टर का मॉड से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। क्लियर है? आ रही बात समझ में? चलो, तो अब थोड़ा सा हम पोजीशन वेक्टर समझते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो लिखते हैं सेकंड में पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या होगा? जैसे मान लो किसी चीज़ का पोजीशन बताना होता है तो हम लोग रेफरेंस मानते हैं ना। जैसे मान लो किसी मंदिर का आपको पोजीशन बताना है या किसी मस्जिद का पोजीशन बताना है, तो आप क्या करते हो? किसी एक जगह का रेफरेंस मानते हो और उसके बाद कहते हो ना कि इतना किलोमीटर होगा, है ना। तो पोजीशन वेक्टर क्या हुआ? वैसा वेक्टर जो किसी पार्टिकल के लोकेशन को बताता है किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, लिखो द वेक्टर which locate the position of object with respect to some reference point, a reference point। जनरली ये रेफरेंस पॉइंट जो होता है ओरिजिन होता है ना। समझो, अब 2 डायमेंशन को हम समझाते हैं, है ना। कैसे दिखाओगे पोजीशन वेक्टर को 2 डायमेंशन में? अच्छा, 2 डायमेंशन किसको कहते हैं? 2 डायमेंशन वैसा रीजन जो 2 परपेंडिकुलर एक्सिस से सराउंडेड हो। 2 परपेंडिकुलर एक्सिस से सराउंडेड वाला रीजन जो होगा ये वाला, इसी का नाम होता है प्लेन या 2D। जैसे बोर्ड जो है वह 2 परपेंडिकुलर एक्सिस से सराउंडेड है, एक तो ये है और दूसरा इस डायरेक्शन में, है ना। तो ये बोर्ड जो है वो क्या कहलाएगा? प्लेन कहलाएगा या 2D कहते हैं। तो देखते हैं पोजीशन वेक्टर इन 2D। पोजीशन वेक्टर इन 2D। 2D मतलब 2 डायमेंशनल। 2D का ही दूसरा नाम क्या होता है? प्लेन होता है। ठीक है, चलो समझो। यहाँ रेफरेंस जो हम लोग मानेंगे ना वह एक्स एक्सिस मानेंगे। किसको मानेंगे? एक्स एक्सिस को। अब मान लो यहाँ कोई पार्टिकल है, इसका पोजीशन लोकेट करना चाहते हैं, इसका पोजीशन लोकेट करना चाहते हैं। मान लो इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, प्लेन में है ना, तो 2 कोऑर्डिनेट होंगे। तो इस पॉइंट का लोकेशन हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ऐसे लोकेट करा दिए, तो ये जो वेक्टर जो लोकेट कर रहा है इसके पोजीशन, उसका नाम होता है पोजीशन वेक्टर। क्या नाम होता है? पोजीशन वेक्टर। अब चलो ये पोजीशन वेक्टर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। क्लियर ना? अब हमें ये बताओ कि अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, इसका मीनिंग क्या हो रहा है? इसका मीनिंग तो यही हो रहा है कि ये जो पॉइंट है ना वह एक्स एक्सिस में ऑरिजिन से एक्स डिस्टेंस पर है और वाई एक्सिस में एक्स एक्सिस से वाई डिस्टेंस पर है। क्लियर है? अच्छा,
ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट बताओ तो कितना होता है 0 0, है ना। अब हम पोजीशन लिखना चाहते हैं, पोजीशन वेक्टर लिखना चाहते हैं। तो चलो R तक अगर मूव करना है हमें, तो यहाँ से डायरेक्टली आप ऐसे मूव कर सकते हो, या फिर ऐसे जा सकते हैं, फिर ऐसे जा सकते हैं। तो चलो ऐसे जा कर के देखते हैं। तो ऐसे जाना पड़ेगा तो x एक्सिस में जाना पड़ेगा, कितना डिस्टेंस जाना पड़ेगा x। तो x एक्सिस में x डिस्टेंस जाना पड़ा, कौन सा डायरेक्शन में, x एक्सिस। और x एक्सिस को किससे इंडिकेट करते हैं तो i कैप से। उसके बाद किधर जाना पड़ रहा है, पॉजिटिव y एक्सिस। कौन सा y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस। तो इधर की ओर जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए पॉजिटिव साइन देना है, y z कैप हो गया। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो पोजीशन लोकेट करना था तो हम लोग यूनिट वेक्टर लिख दिए। एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर है i कैप, y एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा है j कैप। तो यहाँ से यहाँ तक चले गए ऐसे, उसका पोजीशन वेक्टर मिल गया। क्लियर है ना। ऐसे भी आप इसको निकाल सकते हो, अगर कोऑर्डिनेट सिर्फ मालूम हो ना तो ऊपर भी हम लोग पोजीशन वेक्टर बड़े आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि बार बार तो हम लोग डायग्राम नहीं बनाते रहेंगे। तो देखो डायरेक्टली भी सीखो। जैसे ये पोजीशन वेक्टर निकालना है तो फाइनल के कोऑर्डिनेट, जिसका देखो इधर हेड है ना, तो हेड के कोऑर्डिनेट में से टेल का कोऑर्डिनेट माइनस करना है। अगर x कोऑर्डिनेट माइनस करोगे तो उसके साथ i कैप लगाना है, फिर प्लस साइन देना है। y कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे तो j कैप लिखना है। क्लियर ना। तो चलिए देखते हैं, इसके में से इस हेड है और यह क्या टेल, इसके कोऑर्डिनेट में से इसका कोऑर्डिनेट माइनस करते हैं। x कोऑर्डिनेट माइनस करो, बताओ कितना हो जाएगा, x माइनस 0। और x कोऑर्डिनेट माइनस करना है तो उसके बगल में क्या लगाना है, i कैप, फिर प्लस साइन देना है। अब y कोऑर्डिनेट माइनस करना है तो y माइनस 0 j कैप लिखेंगे। तो बताओ पोजीशन वेक्टर r जो हो गया वह x i कैप प्लस y j कैप। डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब समझो, किसी वेक्टर का मॉड का मतलब क्या होता है। तो आपको बताया था कि मॉड का मतलब उसका मैग्नीट्यूड होता है, और मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, उसका लेंथ। तो अगर मान लो r का मॉड निकालना है, मॉड का मतलब डबल वर्टिकल है, ऐसे इंडिकेट करते हैं। तो r का मॉड का मतलब ये वाला लेंथ हो गया। अब बताओ ये वाला लेंथ कैसे निकालोगे तुम लोग। ठीक है, तो लेंथ तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे और हमें r का मॉड मिल जाएगा। तो अगर यहाँ r का मॉड लिखना है हमें, तो यहाँ पर करेंगे i का कॉफिशिएंट का, सुनो मॉड निकालो, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा के बताओ कितना होगा। ये हाइपोटेनस है ना, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। अरे हाइपोटेनस क्या होता है, अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कितना हो जाएगा बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही तो मॉड हो गया इसका, पोजीशन वेक्टर आर का मॉड हो गया। अब देखो ये डायरेक्टली समझ करके रखो, जैसे आर का मॉड निकालना होगा ना, तो अंडर रूट करना, आई का जो कॉफिशिएंट रहेगा उसको स्क्वायर करना है, फिर प्लस साइन देना है। जे का जो कॉफिशिएंट रहेगा, प्लस हो या माइनस हो, ठीक है, अगर इसका वो जे का कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर देना है, दोनों को ऐड करके रूट कर देना है, तो मैग्नीट्यूड निकल जाता है। आ रही बात समझ में। आर का अगर मॉड निकालना है तो कैसे निकालोगे, अंडर रूट करना है, आई का कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कॉफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे तो मिल जाएगा क्या, मॉड। क्लियर है, आ रही बात समझ में। तो 2 डायमेंशन में तो हम लोग देख लिए कि पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं और उसका मॉड कैसे निकालते हैं।
अब थोड़ा हम पोजीशन वेक्टर 3D में आपको समझाते हैं, 3 डायमेंशन में। क्लियर है? चलो तो यहाँ तक मिटा रहे हैं इसको और देखते हैं पोजीशन वेक्टर इन 3 डायमेंशन। पोजीशन वेक्टर किसको कहते हैं? वैसा वेक्टर जो किसी पार्टिकल का पोजीशन लोकेट करे किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो वैसे वेक्टर का नाम क्या होता है? पोजीशन वेक्टर। और रेफरेंस पॉइंट जो है वह जनरली हम कहाँ पर लेते हैं? उसको ओरिजिन बोल देते हैं। क्लियर है? अब चलो देखो पोजीशन वेक्टर इन 3D। पोजीशन वेक्टर इन 3D। 3D का मतलब हो जाता है स्पेस। 3D किसको कहेंगे? 3D कहते हैं वैसा रीजन जो 3 परपेंडिकुलर एक्सिस से घिरा हुआ होता है, वैसे रीजन का नाम होता है 3D या स्पेस। जैसे आप अपने रूम को देखो, रूम में जो है कॉर्नर को आप देखो, वहाँ 3 परपेंडिकुलर एक्सिस साफ साफ दिखता है। मान लो हॉरिजेंटल वाला को x मान लो, अपवर्ड वाला को y मान लेते हैं, और फिर एक हॉरिजेंटल में और आ रहा है उसको z मान लो। तो ये 3 परपेंडिकुलर एक्सिस हुआ। इससे जो सराउंडेड ये घर वाला रीजन हुआ ना, ये वाला घर, उसका नाम होता है स्पेस या फिर 3D। क्लियर है? जैसे 3D मूवी आता है तो देखते हो ना कि स्क्रीन पर ऐसे प्लेन तो दिखता नहीं, लगता है कि हमारे तरफ आ रहा है ना? तो वह 3 डायमेंशन में दिखाता है, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। वैसा रीजन जो 3 परपेंडिकुलर एक्सिस से सराउंडेड होता है, वैसे रीजन का नाम होता है स्पेस। ठीक है? तो हम पोजीशन वेक्टर देखना अब चाह रहे हैं स्पेस में, है ना? समझो। स्पेस में पोजीशन वेक्टर देखो, समझो। यहाँ पर हम एक बॉक्स बना दिए, x एक्सिस, y एक्सिस, इसको z एक्सिस बोल देते हैं, इसको कह दो x एक्सिस, इसको कह देते हैं y एक्सिस, और इसको कह देते हैं z एक्सिस। ये ओरिजिन मान लिए, A B C D E F G, जो भी दिखाना है दिखा लो। ठीक है? आ रही बात समझ में? अब हमें ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है बताओ? 0 0। हम इस पॉइंट का पोजीशन निकालना चाहते हैं, है ना? तो इस पॉइंट का अगर पोजीशन निकालना है तुमको, तो पोजीशन वेक्टर तो लोकेट करोगे ना, इसका किसके रिस्पेक्ट में लोकेट करना होता है? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ऐसे। ठीक है? ये x एक्सिस में x डिस्टेंस मान लो, y एक्सिस में y लेंथ का है और ये z लेंथ का है। क्लियर है? आ रही बात समझ में? अब देखो, इसका हम पोजीशन वेक्टर निकालना चाहते हैं। किस पॉइंट का? E पॉइंट का। तो हमें O से E तक तो जाना पड़ेगा ना। जाने का बहुत सारा पाथ हो सकता है। O से E तक मूव करो और जितना जाओ उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड लिखते चलो। जैसे देखो, समझो, O से जाना है E तक, तो सबसे पहले O से C तक जाते हैं ऐसे। चलो पोजीशन वेक्टर भी लिखते चलते हैं। कितना गए बताओ? यहाँ से यहाँ तक कितना गए? x गए हो। कौन सा डायरेक्शन में गए हैं? x एक्सिस, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव को इंडिकेट करने के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर बताया है तुम्हें? आई कैप। क्लियर है ना? इसके बाद इधर मूव करो। बताओ ये कौन सा डायरेक्शन में जा रहे हो? y एक्सिस। पॉजिटिव या नेगेटिव? ऊपर क्यों रहे तो पॉजिटिव होगा ना, तो पॉजिटिव साइन देना है।
y हो गया, ये जे कैप हो गया। अब आओ इधर की ओर आ जाते हैं। इधर कौन सा डायरेक्शन में आ रहे हो? पॉजिटिव जेड एक्सिस, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन देंगे, जेड के कैप लिख दिए। आगे बात समझ में? पोजीशन वेक्टर निकल गया। और ऐसे भी देखो, ये 3 डायमेंशन में है। आप इसको ऐसे इमेजिन करो, अपने रूम के एक कॉर्नर को ओरिजिन मानो और सीधा दूसरे उसके डायगोनली अपोजिट चला जाओ, वही ई है। और ये 3 डायमेंशन में है। अगर इसका हमें कोऑर्डिनेट लिखने के लिए कहे तो एक्स, वाई और जेड लिखेंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग पोजीशन वेक्टर निकालते हैं कोऑर्डिनेट के हेल्प से। आपको दूसरा भी मेथड बताया ना, चलो समझो। क्या बताए थे? फाइनल के कोऑर्डिनेट में से इनिशियल का कोऑर्डिनेट माइनस करना है, हेड के कोऑर्डिनेट में से टेल का कोऑर्डिनेट माइनस करना है। चलो माइनस करो, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे तो क्या लिखेंगे? आई कैप, फिर प्लस लिखेंगे। वाई कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे तो जे कैप, फिर प्लस करेंगे। जेड कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे तो के कैप लिखेंगे। क्लियर है ना? चलिए एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, एक्स माइनस 0 आई कैप प्लस फाइनल माइनस इनिशियल y माइनस 0 जे कैप, फाइनल माइनस इनिशियल z माइनस 0 के कैप। तो r अगर हो गया तो x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप हो गए। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? क्लियर है ना? चलिए अब इसका आप चाहो तो मैग्नीट्यूड निकाल लो, है ना? चाहो तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा बताओ? ठीक है, ये तो स्पेस में है ना। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? इसका लेंथ। इसका लेंथ कैसे निकालोगे? देखो ये दोनों बेस है, एक्स और जेड, ये दोनों एक दूसरे पर कितना एंगल है? 90 डिग्री। क्या ये वाला डिस्टेंस निकाल सकते हो तुम? बेस कितना हो जाएगा? ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो आप ऐसे इसको मान लो। देखो दिख नहीं रहा होगा आपको, ऐसे प्रॉपर तरीके से ऐसे मान लो। ये O है, ये B है, और ये A है और ये C है ना? O से B निकालना है ऐसे। यह X है और ये Z है, तो ये भी Z हो जाएगा। तो ये बताओ OB जो डिस्टेंस होगा A वाला, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ये वाला। पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे तो ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो A वाला जो डिस्टेंस हमारा हो गया ना, वह एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया। और ये बताओ A वाला कितना हो जाएगा? ये तो डिस्टेंस y है, और ये एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये बेस में है ना, बेस यानी हॉरिजेंटल में। इस पर ये वाला सीधा परपेंडिकुलर है, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। तो अगर ये हाइपोटेनस अगर हमें निकालना होगा, मतलब r का मॉड निकालना होगा, तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। क्या कैसे निकलेगा ये बताओ तुम? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बोलो कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये हो गए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आर का मोड। ठीक है, हम डायरेक्टली भी आपको समझाए हैं कि जब भी आर का मॉड निकालना हो तो इतना मेहनत और ज्योमेट्री लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मॉड निकालना है तो अंडर रूट कर देना है आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देना है, मॉड निकल जाएगा। आई बात समझ में? तो हम लोग अभी क्या सीखे हैं? यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर और पोजीशन वेक्टर इन 2D, पोजीशन वेक्टर इन 3D, और उसका मॉड कैसे निकालते हैं
मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ कैसे निकालते हैं। आई बात समझ में। चलो अब थोड़ा 3D में और कोऑर्डिनेट डाल करके अभी तक जितना सीखे हो ना उसको एक बार प्रैक्टिस कर लिया जाए। यूनिट वेक्टर तीन यूनिट वेक्टर है रेक्टेंगुलर, कौन कौन बताओ। आई कैप किसको इंडिकेट होता है, एक्स एक्सिस को। जे कैप कौन इंडिकेट करता है, किसको इंडिकेट करता है, वाई एक्सिस को। और के कैप किसको इंडिकेट करता है, जेड एक्सिस को। क्लियर है। अब चलो समझो यहां से कुछ देखो, यहां पर कुछ वेक्टर हम निकालने के लिए आपसे कहते हैं। मान लो एक क्यूबॉइड है, मान लो एक क्यूबॉइड है, ये हो गया ओरिजिन, इधर हो गया एक्स एक्सिस, इधर क्यूर हो गया वाई एक्सिस, और इधर क्यूर हो गया जेड एक्सिस। ये लेंथ मान लेते हैं 5 मीटर है, और ये है 4 मीटर, और ये है 3 मीटर। ओ ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। अब बहुत सारे वेक्टर का हम लोग कैलकुलेट करने के लिए आपसे पूछते हैं। चलो सबसे पहले ओडी वेक्टर निकाल के देखो और इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। लिखते भी जाते हैं, ओ डी वेक्टर देखना है तो ओ से डी तक जाना है, ओ से डी तक जाना है। कैसे जाओगे, जाने का बहुत सारा पाथ है, किसी भी पाथ को फॉलो किया जा सकता है, रिजल्ट सेम ही मिलेगा। तो ओ से डी तक जा रहे हैं, ऐसे चलो देखो, ओ से सी तक चलो और फिर सी से डी तक चले जाओ, यही ना। ओ से सी तक जाएंगे, बताओ कितना डिस्टेंस गए, 5। कौन सा डायरेक्शन में गए, एक्स एक्सिस, क्या लिखोगे, आई के, ठीक है। चलो अब किधर जा रहे हैं, पॉजिटिव वाई में जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन देना है। कितना गए तो देखो यहाँ पर 3 मीटर, तो 3 दे दिए, और ये हो गया जे कैप, ठीक है। इसका मॉड निकालते चलो। मॉड निकालने का मतलब है, आपको समझाए थे ओडी वेक्टर का लेंथ, है ना, कैसे निकलता है, आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 25 प्लस 9, ऐड करके बताओ जी कितना हो गया, √34। तुमसे ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता था इसमें कि एक पार्टिकल जो है वह ओ पॉइंट से इंटर करके डी पॉइंट पर चला जाता है, ओ पॉइंट से इंटर करके डी पॉइंट पर चला जाता है, बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यही आप डिस्प्लेसमेंट बताते हैं, ठीक है, कितना, √34। अच्छा, अगर तुमसे ये पूछता कि डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट क्या है तो क्या बताते आप, 5। डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट क्या है तो कितना बताते, 3। क्लियर है, आ रही बात समझ में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। मान लो तुम्हें एडी वेक्टर निकालना है सेकंड में, तो ए से डी तक जाना पड़ेगा। चलते हैं, देखो ए से डी तक जाने का बहुत सारा पाथ है, कोई भी पाथ फॉलो करो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। जैसे हम ए से बी तक जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे और फिर ऐसे जाएंगे, ठीक है। ए से बी तक जाओ, कितना डिस्टेंस चले, 5 मीटर। कौन सा डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, आई कैप लिखना है, क्लियर है। फिर इधर जा रहे हैं, कौन सा एक्सिस में, पॉजिटिव वाई, तो प्लस दे दिए। कौन सा डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई दे दिए। कितना डिस्टेंस जाना है तो 3 मीटर हो गया, जे कैप। इसके बाद किधर जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में, जेड एक्सिस इधर है पॉजिटिव, इधर की ओर जेड एक्सिस क्या हो जाएगा,
नेगेटिव। बताओ ये कितना है जी, 4, प्लस या माइनस, माइनस। और जेड एक्सेस को किससे इंडिकेट करते हैं, के कैप से। आ गई बात समझ में। अब इसका मॉड लिखना है, चलो तो मॉड भी लिख करके देखते हैं। एडी हो गया, डबल वर्टिकल लाइन दे दिए, आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये बताओ। 25 प्लस 9 प्लस 16 ऐड करके बता दो, 50 हो गया। और क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू 2 बताओ कितना हो गया, 5√2 मीटर। तुमसे प्रॉब्लम ये कहता कि एक पार्टिकल, या ऐसे कहता है क्वेश्चन, सुनो, कह देगा मस्कीटो नेट है जिसका लेंथ, वेट और हाइट दिया है, ए पॉइंट से इंटर करके डी पॉइंट तक चला जाता है, बताओ उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो उसका भी डिस्प्लेसमेंट यही होगा। और अगर तुमसे पूछता है कि बताओ कि एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो कितना बताएंगे, 5। वाई कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 3। और जेड कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो -4। अब तो समझ में आ गया होगा। चलो एक और लास्ट देखते हैं। मान लो बीजी वेक्टर निकालना है। कौन सा वेक्टर निकालना है, बीजी। तो बी से जी तक जाना पड़ेगा। जाने का बहुत सारा पाथ है, कोई भी पाथ फॉलो करोगे कोई दिक्कत नहीं। हम ऐसे चलते हैं, देखो ऐसे चलते जाओ, लिखते जाओ। पहले बी से ए तक आना पड़ेगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव में माइनस साइन या प्लस साइन, माइनस साइन। कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, क्या लगाना है, आई कैप। चलो फिर ऐसे जाएंगे हम लोग, कौन सा एक्सिस में जा रहे हैं, पॉजिटिव वाई में पॉजिटिव साइन लिखेंगे। कितना डिस्टेंस जा रहे हैं, 3, तो ये हो गया 3j कैप। और फिर इधर की ओर जाएंगे, बताओ कितना डिस्टेंस जाना है, 4। कौन सा डायरेक्शन में, पॉजिटिव जेड तो इधर है, इधर क्या होगा, नेगेटिव जेड। यही हो गया। चलो इसका मैग्नीट्यूड बता दो। मैग्नीट्यूड के लिए तो डायरेक्टली आपको समझा ही चुके हैं, आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये बताओ। 25 प्लस 9 प्लस 16 कितना हो गया जी, बताओ तो, ऐड करके बताओ, √50। और क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू 2 लिख सकते हो, कितना, 2√5 मीटर। क्लियर है। अब तो हम समझते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा इसको, ठीक है। अब थोड़ा आगे भी कोऑर्डिनेट देख करके आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा देते हैं। मिटा दे इसको, चलिए मिटाते हैं। पोजीशन वेक्टर हम लोग देख लिए हैं, यूनिट वेक्टर भी देख लिए हैं, है ना। कोऑर्डिनेट डाल करके देखते हैं, है ना। अच्छा एक पॉइंट और इसमें हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा पहले कोऑर्डिनेट वाला देख लो। जैसे मान लो यहाँ पर वेक्टर दे दिया है ए बी, इसका कोऑर्डिनेट दे दिए यहाँ पर, इसका भी दे दिए 3 4 -2। कहते हैं फाइंड ए बी वेक्टर का मॉड, है ना। ए बी वेक्टर का मॉड निकालने के लिए कह रहे हैं, समझो। तो सबसे पहले हम ए बी वेक्टर देखते हैं। ए बी वेक्टर निकालो, कैसे निकालेंगे, फाइनल के कोऑर्डिनेट में से इनिशियल का कोऑर्डिनेट बताएं आपको। फाइनल के कोऑर्डिनेट में से इनिशियल का कोऑर्डिनेट माइनस करना है। एक्स कोऑर्डिनेट अगर माइनस करोगे तो आई कैप लगाना है। चलो फाइनल ये है
इनिशियल ये है, इसके कोऑर्डिनेट में से इसका कोऑर्डिनेट माइनस करना है, 3 फाइनल माइनस इनिशियल कितना है -1, इसके साथ क्या लगाना है आई कैप, फिर प्लस साइन देना है, y कोऑर्डिनेट को माइनस करो, 4 माइनस ऑफ कितना है यहाँ पर -2, क्या लगाना है जे कैप, प्लस इसका लिखो कितना होगा -2 -1, कौन सा कैप के कैप। तो ए बी वेक्टर कितना हो गया ये बताओ, यहाँ से ऐड करो 4i कैप, यहाँ ऐड करो 6j कैप, यहाँ ऐड करो -3 के कैप, हुआ ना -3 प्लस माइनस माइनस। अब इसका मॉड निकालने के लिए कहता है तो निकाल लेते हैं। कैसे निकलता है, i का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, बोलो जी कितना होगा 16 प्लस 36 प्लस 9, ऐड करो बता कितना हो गया, 16 और 9 कितना हो गया 25 प्लस 36, ऐड करके और बताओ 6 5 11 कितना हो गया जी 61। कोई यूनिट तो दिया नहीं है तो यूनिट देने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है, कोऑर्डिनेट दे पोजीशन दे दे, हम लोग पोजीशन वेक्टर बड़े आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। चलो एक और यूज़ कराते हैं, आपको समझाए हैं कि अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम है तो दोनों का यूनिट वेक्टर क्या होगा सेम होगा, है ना। इसको भी एक प्रॉब्लम में यूज़ कर देते हैं, मिटा दें यहाँ तक। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग यूज कर रहे हैं, समझो इसको भी। जैसे मान लो इस डायरेक्शन में फोर्स वेक्टर डायरेक्टेड है और इसका मैग्नीट्यूड मान लो 5 न्यूटन दे दिया है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बी दिया हुआ है, ठीक है। इसका कुछ कोऑर्डिनेट लिख दो, -1 -2 -3, इसका लिख देते हैं 1 2 3। ए बी वेक्टर के डायरेक्शन में फोर्स वेक्टर डायरेक्टेड है, आपको फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना है ना। फाइंड एफ, क्लियर है। चलो अब समझते हैं इसको, ए बी वेक्टर और फोर्स वेक्टर दोनों का डायरेक्शन तो सेम है। सबसे पहले तुम ए बी वेक्टर निकालो। कैसे निकालते हैं, फाइनल के कोऑर्डिनेट में से इनिशियल का कोऑर्डिनेट माइनस करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट में इसका कोऑर्डिनेट माइनस करो, फाइनल हो गया, फिर माइनस ऑफ -1 आई कैप प्लस फाइनल के कोऑर्डिनेट में से इनिशियल का कोऑर्डिनेट 2 माइनस कितना -2, कौन सा कैप चेक कैप, प्लस z कोऑर्डिनेट माइनस करो, फाइनल माइनस इनिशियल करना है, क्या हो जाएगा के कैप। तो ये बताओ ए बी जो वेक्टर होगा वो माइनस माइनस प्लस 2i कैप, यहाँ पर प्लस 4j कैप प्लस कितना हो गया 6k कैप, हो गए। क्या इसका मॉड बता सकते हो आप? चलो मॉड भी बता ही लो ना। i का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, j का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, k का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, सबको ऐड कर दो, कितना हो गया 4 + 16 + 36, ऐड करके बताओ जी। 16 और 4 कितना हो गया 20 + 36, और ऐड करके बताओ, कर सकते हो √56, है ना। चलो
अब ये बताओ कि ए बी वेक्टर और फोर्स वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब तो यही हो रहा है ना कि फोर्स वेक्टर का यूनिट वेक्टर और ए बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या है, सेम। क्लियर ना? इसका मतलब और देखो यहाँ से लिखना है, फोर्स वेक्टर और ए बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर सेम है। फोर्स वेक्टर कैसे लिखने के लिए बताए थे? फोर्स वेक्टर का यूनिट वेक्टर फोर्स वेक्टर बाई फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे? ए बी वेक्टर बाई ए बी वेक्टर का मॉड। अब अगर एफ निकालना है तो एफ का मॉड हो गया ए बी वेक्टर हो गया बाई ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। चलो जी बताओ, फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 5। ए बी वेक्टर बता दो, कहाँ लिखो? ये वाला लिखें, रखते हैं, कितना हो जाएगा? 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप बाई ए बी का मॉड कितना है? √56। यही फोर्स वेक्टर निकल गया। क्लियर है? आई बात समझ में? चलिए एक दो क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। मिटा रहे हैं? चलिए देखते हैं। लिखो, इफ 0.2i कैप प्लस 0.3j कैप प्लस xk कैप is a unit vector, then find the value of x का वैल्यू बताना है। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो बताओ इसका मॉड कितना होना चाहिए? 1। तो 0.2i कैप 0.3j कैप प्लस xk कैप, इसका मॉड जो लिखेंगे वह किसके बराबर लिखेंगे? 1 के बराबर। इसका मॉड का मीनिंग कितना होता है ये बताओ। ये तो आपको मॉड बताए हैं लिखने के लिए। i का कोफिशिएंट का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k का कोफिशिएंट का स्क्वायर इक्वल टू 1। और बोलो कितना हो गया? 0.04। स्क्वायरिंग करने आता है 0.09 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये दोनों को ऐड करो तो कितना हो जाएगा? कर सकते हो, बताओ। 9 4 13 हो जाएंगे ना? तो 0.13 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करो। 0.13 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.13। और लिखते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, बताओ माइनस करके बताओ, कर सकते हो माइनस 0. कितना? अरे 1.0, इसमें माइनस क्या करना है? 0.13। बताओ कितना होगा? 7। अब कितना हो गया? 8। हाँ सही बताया आप लोग। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? √0.87। आई बात समझ में? चलो अब पोजीशन वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर मिला करके एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? नोट करते जाओ सब। चलिए लास्ट में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है ना? लिख लो, क्वेश्चन लिखते जाओ। सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर
then find the magnitude of difference of two unit vector. Also find angle between two unit vector. Also find angle between two unit vector. समझो इसको, दो यूनिट वेक्टर का सम एक यूनिट वेक्टर है। तो मान लो दो यूनिट वेक्टर ए कैप और बी कैप है, ये दोनों का सम कर दिए तो ये सी कैप हो गया। तो इसके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड पूछता है और इसके बीच जो एंगल बन रहा है ना उसका वैल्यू पूछता है। तो ऐसा करो कि मॉड निकाल लेते हैं, मॉड निकाल लेते हैं दोनों साइड में। तो ऐसे मॉड करते हैं इसको। इसका मॉड का फार्मूला बताओ तो तुम्हें याद होगा, रिजल्टेंट प्रीवियस क्लास में बताए थे। दो वेक्टर का रिजल्टेंट का फार्मूला a प्लस बी का मॉड था, क्या आया था? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ से वही लिखो, ए स्क्वायर मतलब ए वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, ए कैप का मॉड का मतलब कितना हो गया? 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। तो ये 1 स्क्वायर हो गया। बी कैप का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब वह भी 1 स्क्वायर हो गया। 2 इंटू ए कैप का मैग्नीट्यूड, बी कैप का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू इसका कितना? 1। स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड में। 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है। अच्छा अभी इसको देखो, 2 प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो 2 कॉस थीटा जो हो गया वो -1 हो गया। तो कॉस थीटा का जो वैल्यू हो गया -1/2। थीटा का बताओ कितना होता है जी? बताओ। कॉस 120 डिग्री इक्वल टू होता है -1/2। तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 120 डिग्री। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? तो दोनों के बीच में एंगल पूछ रहा था, तो एंगल तो हमें मालूम हो गया। और क्या पूछ रहा है? अब पूछ रहा है आपसे कि दोनों का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए कैप माइनस बी कैप का मॉड कितना होगा? तो ये भी तो तुम जानते हो। ए माइनस बी का मॉड का फॉर्मूला बताओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। उसी पर लिखो यहाँ पर, ए कैप का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी कैप का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए कैप का मैग्नीट्यूड, बी कैप का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा ना। थीटा दोनों के बीच में कितना है? 120 डिग्री। तो यहाँ से 120 डिग्री लिख दिए। अब ये बताओ कितना हो गया? 1 प्लस 1 माइनस 2 इंटू -1/2 कैंसिल हो गया। ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज √3। क्लियर है? तो ये था यूनिट वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे डायरेक्शन ऑफ 2 डायमेंशनल वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल वेक्टर। ठीक है? तो आइए जितना ही बस।